नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं विक्टोरिया इंडस्ट्रीज़ के कॉर्पोरेट क्वालिटी डिपार्टमेंट में कार्य करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रोसेस के बारे में समझेंगे जो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसिप्ट इंस्पेक्शन प्रोसेस, यानी इसे हम इनकमिंग इंस्पेक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। इनकमिंग इंस्पेक्शन प्रोसेस, जैसा कि आपको इंग्लिश वर्ड से ही क्लियर है कि इनकमिंग यानी बाहर से आने वाला, इंस्पेक्शन यानी उसकी जाँच, एंड प्रोसेस यानी प्रक्रिया, यानी बाहर से आने वाले किसी भी मटेरियल की जांच करने की प्रक्रिया को हम इनकमिंग इंस्पेक्शन प्रोसेस कहते हैं। इनकमिंग इंस्पेक्शन प्रोसेस में हम समझेंगे कि इनकमिंग इंस्पेक्शन क्या होता है, इसे हम कैसे करते हैं, इसे कौन करता है और इसके प्रोसेस स्टेप्स क्या होते हैं। आइए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। इनकमिंग इंस्पेक्शन प्रोसेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बाहर से आने वाला कोई भी मटेरियल में रॉ मटेरियल हो सकता है, जैसे हम स्टैंपिंग ऑपरेशन करते हैं, पार्ट बनाते हैं, और बीओपी यानी जिन पार्टों को हम बने हुओं को बाहर वेंडर से खरीदते हैं, बॉट आउट पार्ट्स, उनकी क्वालिटी को एंश्योर करना, वैलिडेट करना किसी स्टैंडर्ड के रेफरेंस से, उसे हम इनकमिंग इंस्पेक्शन कहते हैं। इनकमिंग इंस्पेक्शन एक क्वालिटी इंजीनियर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन स्टेज में अगर इन पार्ट्स की वजह से कोई इशू आता है तो उसे ईजिली सॉर्ट आउट किया जा सके या फिर ईजिली उसे रिजॉल्व किया जा सके। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे कि इनकमिंग इंस्पेक्शन का पर्पज़ क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इनकमिंग इंस्पेक्शन का पर्पज़ है कि हम जो भी मटेरियल बाहर से खरीद रहे हैं, चाहे वो आरएम हो चाहे वो बीओपी हो, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारे बीओपी पार्ट्स पर डिपेंड रहती है। अगर मैं इसे कॉस्ट सेलिंग करूं तो बीओपी पार्ट अगर हमारा 5 रुपये का है, अगर वो ख़राब होगा तो हम अगर उसे चेक नहीं करेंगे तो वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट में लगेगा, और फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर 500 रुपये है तो वो हमारा 500 रुपये का पार्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें इनकम इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम दोस्तों समझेंगे कि इनकमिंग इंस्पेक्शन प्रोसेस करने के क्या क्या स्टेप होते हैं, यानी उसके प्रोसेस स्टेप्स। इनकमिंग इंस्पेक्शन, जैसा कि हमें पता है कि जब हमारा पार्ट, कोई भी नया पार्ट डेवलप होता है तो हमें रिसोर्स प्लानिंग शीट बनानी होती है, जिसमें कि हमें आरएम सोर्सेज और बीओपी सोर्सेज का पता रहता है, यानी कि हम आरएम कहाँ से लेंगे, कौन सा आरएम लेंगे, और बीओपी पार्ट किस सप्लायर से बनवाएंगे और कहाँ से बनवाएंगे। तो ये सारी प्लानिंग शीट्स हमें न्यू पार्ट डेवलपमेंट के टाइम पे मिल जाती हैं। उसके बाद हमें इंजीनियरिंग टीम या फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम हमें उसकी बीओपी पार्ट्स की ड्राइंग, कंट्रोल प्लान्स ETC प्रोवाइड कराते हैं। उन्हीं ड्राइंग्स और कंट्रोल प्लान्स की सहायता से हम अपना एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, क्रिटिकल पैरामीटर्स उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं और अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं, जिसे हम RIS रिसिप्ट इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड भी कहते हैं, और कहीं कहीं उसे IIS भी कहते हैं, यानी इनकमिंग इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। इनकमिंग इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स में दोस्तों एक फॉर्मेट है, जैसा कि मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। उसमें अगर हॉरिजेंटली बात करें तो एक रो में पार्ट नेम आता है, पार्ट नंबर आता है, मॉडल आता है और उसकी डेट आती है। राइट साइड में उसका इमेज आता है पार्ट का कि ये पार्ट होगा, और उसके पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स यानी हमें उस पार्ट में क्या क्या चेक करना है, जैसे कि पैरामीटर्स यानी उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी कोई क्रिटिकल पैरामीटर, ये हुआ आपका पैरामीटर। अब उसका स्पेसिफिकेशन आता है, जो कि हमने ड्राइंग और कंट्रोल प्लान से लिया है। स्पेसिफिकेशन यानी उसका स्टैंडर्ड कि ये डायमेंशन मुझे इतनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन के बाद आता है उसकी टॉलरेंस कि मेरा एक्सेप्टेबल लेवल इतना है। जैसे कि मैं अगर कोई डायमेंशन है 20 mm चाहिए और उसमें मैं ±0.5 की टॉलरेंस दे देता हूँ, तो वो मेरा 19.5 से 20.5 तक एक्सेप्टेबल है। तो ये एक टॉलरेंस का कॉलम होता है। उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी होती है कि इस पार्ट को मुझे, इस पैरामीटर को मुझे कब कब चेक करना है। और उसके बाद एक कॉलम होता है इंस्पेक्शन मेथड का, कि मैं इस डायमेंशन को किस मेथड से चेक करूँगा, किस मेथड से इंश्योर करूँगा। जैसे कि 20 डायमेंशन है, उसे मैं वर्नियर से करूँगा, माइक्रोमीटर से करूँगा, या फिर हाइट गेज से करूँगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर याद रखने की एक चीज़ है कि जो मेरी कंट्रोल प्लान में मेथड मेंशन है, वही मेथड मेरा IIS और RIS में होना चाहिए।
अब मैंने अपना IIS और RIS ड्राफ्ट किया। IIS ये था एक स्टैंडर्ड, अब हमें अपनी रिपोर्ट्स भी बनानी होती हैं, तो सेम IIS की तरह ही हम अपनी IIR बनाते हैं। IIR यानी इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाते हैं। जैसे कि अब मैं अगर इनकमिंग इंस्पेक्शन प्रोसेस की तरफ चलूँ तो उससे नेक्स्ट प्रोसेस है कि मेरा मटेरियल आया, मैंने यानी कोई लॉट रिसीव किया। लॉट रिसीव करने के बाद मेरा एक सैम्पलिंग प्लान होता है, क्योंकि मैं 100% पार्ट्स को चेक नहीं कर सकता। कोई पार्ट मेरे 10 आते हैं, कोई मेरे 1000 में आते हैं, तो मैं उन्हें 100% नहीं कर सकता चेक। तो इसके लिए हमने एक सैम्पलिंग प्लान डिसाइड किया हुआ है। सैम्पलिंग प्लान ऊपर से अप्रूव होता है, टॉप मैनेजमेंट से अप्रूव होता है। जैसे कि मेरा सैम्पलिंग प्लान में दिया हुआ है कि अगर मेरा 2 से 8 के बीच में सैंपल्स रिसीव हो रहे हैं या लॉट क्वांटिटी रिसीव हो रही है, तो मुझे उसमें 2 क्वांटिटी चेक करनी है, यानी रैंडम 2 पार्ट्स उसमें से सेलेक्ट करने हैं और उनको चेक करना है। अब इसमें भी सैम्पलिंग प्लान में भी 2 तरह के सैम्पलिंग प्लान होते हैं। एक होता है विजुअल SP1 एंड SP2 फॉर डायमेंशनल चेक। अब यदि मेरी किसी कस्टमर कंप्लेंट आ जाती है किसी पार्ट में, या BOP पार्ट में कस्टमर कंप्लेंट आती है, या फिर BOP पार्ट्स की वजह से मेरे यहाँ पे कस्टमर के यहाँ कोई कंप्लेंट आई हुई है, तो मैं सैम्पलिंग प्लान 2 में भी या सैम्पलिंग प्लान 1 में भी लेवल होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में आपका n=5 यानी 5 पार्ट्स चेक करने होते हैं, और लेवल 2 में भी आपको n=10 पार्ट्स चेक करने होते हैं। लेकिन अगर मेरी कस्टमर की कंप्लेंट आई है तो मैं लेवल 2 का यूज़ करूँगा, लेवल 2 को फॉलो करूँगा, यानी मैं n=10 पार्ट्स उसमें से चेक करूँगा। अब जैसा कि हमने अपने सैम्पलिंग प्लान के अकॉर्डिंग अपने आए हुए लॉट में से सैंपल्स कलेक्ट कर लिए, अब हम उन्हें IIS और IIR के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। जैसा कि हमें पता है IIR हमारा IIS के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है, तो हम उस पार्ट की जो भी पैरामीटर्स हमें चेक करने हैं, लेट सपोज एक पार्ट है A, हमारे उसके 10 पैरामीटर हैं, तो वो 10 पैरामीटर हमें अपनी IIR में नोट करने हैं, यानी चेक करके हमें नोट करने हैं। अब आती है सिस्टम्स की बात। तो सिस्टम में अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, सिस्टम्स यूज होते हैं। जैसे कि कहीं SAP यूज होता है, कहीं ERP यूज होता है, कहीं IFS यूज होता है। तो सिस्टम में भी हमें मटेरियल को क्लियर करना होता है। यदि हमने जो 10 पैरामीटर उसके चेक किए हैं वो हमारे एक्सेप्टेबल हैं, यानी हमारे ओके हैं, तो हम उसको सिस्टम में भी क्वालिटी इंस्पेक्शन उसका करते हैं। अगर मैं SAP की बात करूँ तो क्वालिटी मॉड्यूल QA32 उसमें यूज होता है। QA32 करने के बाद इंस्पेक्शन हमारा ओके हो जाता है और मटेरियल हमारा नेक्स्ट स्टेज में मूव हो जाता है। अगर फिजिकल की मैं बात करूं तो अगर हमारा मटेरियल हमने चेक किया है, लॉट हमारा पूरा ओके है, उसके बाद हम उसमें ओके का टैग लगाते हैं, यानी ग्रीन टैग लगाते हैं, और मटेरियल को आगे स्टोर टीम को मूव कर देते हैं, यानी स्टोर टीम उसे FIFO के अकॉर्डिंग मेंटेन करेगी। अब FIFO एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दोस्तों। FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो मटेरियल आपका पहले आया है वो आप पहले कंज्यूम करोगे, जो बाद में आया है वो बाद में कंज्यूम करोगे। FIFO एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इसलिए है क्योंकि FIFO हमारी एनालिसिस में और ट्रेसेबिलिटी में काम आता है। दोस्तों ये तो थी कि हमारा पार्ट ओके मिला। अब यदि पार्ट हमें NG मिलता है, यानी नॉट ओके मिलता है, तो हमें तुरंत अपने प्लांट परचेज एंड स्टोर टीम को इन्फॉर्म करना है और मटेरियल पर फिजिकली होल्ड का टैग टाई अप करना है, यानी बांधना है, और पैरेलली सप्लायर को मेल कम्युनिकेशन करना है कि हमें ये डिफेक्ट मिला है इस पार्ट में, इस पार्ट नंबर में और इस इनवॉइस नंबर में। अब हमने सप्लायर को मेल कम्युनिकेशन कर दिया, उसके बाद सप्लायर से हमें बात भी करनी है पैरेलली कि इस पार्ट में हमें ये डिफेक्ट मिला है, ये आपके यहाँ जनरेट हुआ है या आपको मिला है या आपने क्यों नहीं पकड़ा, करेक्टिव एक्शंस के बारे में बात करनी है। सप्लायर से बात करनी है कि मटेरियल को रिप्लेस करना है या फिर इसी मटेरियल के लिए वो एक मैन पावर अरेंज करेंगे। ये सारी हुई सप्लायर्स के बारे में बात। अब हमें सप्लायर को मेल कम्युनिकेशन हमने डिफेक्ट के लिए कर दिया, लेकिन हमें उसके लिए आगे ना आए या फिर उससे एनालिसिस रिपोर्ट भी लेनी है, जिसको बोलते हैं हम करेक्टिव एनालिसिस रिपोर्ट, यानी करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट। उसमें क्या होता है, पार्ट नेम, पार्ट नंबर, मॉडल, इनवॉइस नंबर और डिफेक्ट की फ़ोटो होती है, जिसमें कि आप अकरेंस के 5 टाइम्स वाई करना होता है कि क्यों बना और क्यों सप्लायर ने अपने एंड पर वो डिटेक्ट नहीं किया। डिटेक्शन के भी 5 वाई होते हैं।
ये सारी करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट्स हमें सप्लायर सबमिट कर देता है विद इन टाइम पीरियड। आफ्टर दैट हमें उसकी इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करनी है और फिजिकली जो उसने काउंटर मेजर एक्शंस लिए हैं वो सप्लायर एंड पे जाके वेरिफिकेशन करनी है और उनकी 3 महीने तक अपने एंड पे, यानी हमें अपने एंड पे उन्हें वेरीफाई करना है और उनकी मॉनिटरिंग करनी है कि कहीं कोई ऐसा डिफेक्ट दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा है। धन्यवाद।